सूटकेस में पैक कर देते हैं और ऊपर से उसके ऊपर सीमेंट का घोल बनाकर उसमें डाल देते हैं। हांडीपारा जगह, जहाँ पर HMT चौक के पास किशोर पंखरा रहता था और वह बिल्कुल अकेला रहता था। किशोर पंखारा अपनी एक जगह का सौदा कर देता है 50 लाख रुपए में। सौदा करने के बाद किशोर के मन में ख्याल आया कि मैं इस जमीन को अब नहीं बेचूंगा। देखो चंद्र प्रकाश कुर्रे, अब मैं यह अपना मकान नहीं बेचना चाहता हूँ। मुझे अब यह मकान नहीं बेचना है आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे यह मकान नहीं बेचना चाहिए। क्यों किशोर जी, आप यह मकान क्यों नहीं बेचना चाहते? क्योंकि हमारा तुम्हारा सौदा तो पहले ही हो चुका है इस मकान का, तो आपको यह मकान मुझे बेचना ही पड़ेगा। नहीं, अब मैं इस मकान को नहीं बेचना चाहता। आप और कोई मकान देख लो, मैं इस मकान को अब नहीं बेचूंगा। देखो किशोर जी, चाहे आप इसमें बुरा मानो या भला मानो, आपको यह मकान तो मुझे देना ही होगा, क्योंकि मैं आपको इसके पैसे देने ही वाला हूं। तो हमारा सौदा तो पहले ही हो चुका है। आपको आपके 50 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, इसलिए आपको यह मकान मुझे देना ही होगा। अपने 50 लाख रुपए अपने पास रखो। मैंने एक बार मना कर दिया ना कि मुझे यह मकान नहीं बेचना तो नहीं बेचना है। आप कहीं और मकान देख लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस मकान को तो लेकर ही रहूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे मुझे इस मकान को तुमसे छीनना पड़े। इस तरीके से दोनों में वाद विवाद हो जाता है और किशोर पंखरा जो होते हैं वह जाते हैं अंकित उपाध्याय वकील के पास। देखो वकील साहब, मैं आपके पास आया हूँ बहुत ही मिन्नत के साथ। मैंने अपने मकान का सौदा कर दिया था, अब मैं उस मकान को नहीं बेचना चाहता। कृपया करके आप इस सौदे को खारिज करवाइए। देखो किशोर जी, जो आपने सौदा किया है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्द से जल्द मकान का सौदा खारिज करवा दूंगा। देखो वकील साहब, आप जितने भी पैसे लो, मगर यह मेरा मकान बिकना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है किशोर जी, मैं आपका मकान बिकने नहीं दूंगा। फिर इस तरीके से अंकित उपाध्याय किशोर से कह देता है, मैं आपका मकान नहीं बिकने दूंगा। तो तभी से इन दोनों की ओर ज्यादा नजदीकी बढ़ने लग जाती है और अंकित उपाध्याय जो होता है वह सच में किशोर का मकान नहीं बिकने देता है। थोड़े दिन गुजर जाने के बाद किशोर का एक मकान होता है बजरंग नगर में। उस मकान को अंकित उपाध्याय 30 लाख रुपए में बिकवा देता है और जो 30 लाख रुपए होते हैं उनको अंकित अपने पास रख लेता है। देखो किशोर जी, यह जो आपके 30 लाख रुपए है ना, यह मैं अपने पास रख लेता हूँ, क्योंकि आप तो अकेले रहते हो। कभी किसी को भनक लग गई ना कि आपके पास 30 लाख रुपए हैं, तो आपके 30 लाख रुपए वह चुरा लेगा। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, यह पैसे मैं अपने पास रख लेता हूँ, जब आपको जरूरत होगी तब मैं आपको दे दूंगा। हाँ ठीक है वकील साहब, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं आपसे ले लूंगा। फिर इसी तरीके से और दिन गुजारने लगते हैं और किशोर को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वह पैसे मांगने वकील साहब के पास जाता है। देखो वकील साहब, अब मुझे पैसों की जरूरत है, कृपया करके मुझे पैसे दे दीजिए। देखो किशोर जी, अभी ना मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए, जब मेरे पास पैसे होंगे ना मैं आपको दे दूंगा। वकील की बात सुनकर किशोर जी थोड़ा उदास हो जाते हैं और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनको गंभीर चोटें भी आ जाती हैं। अब उनको पैसे की और ज्यादा जरूरत हो जाती है
तो वो वकील को फोन मिलाकर उनसे कहते हैं, देखो वकील साहब, अब मेरा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए अब मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। कृपया करके मुझे आप पैसे दे दीजिए। अभी तो मैंने आपसे थोड़े दिन पहले बोला था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। कृपया थोड़े दिन रुक जाइए। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको दे दूंगा। कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। नहीं नहीं वकील साहब, अब तो मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुझे अपनी दवाई भी लेनी होती है और मेरे पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी दवाई खरीद सकूं और खाने का खर्चा भी होता है। इस वजह से मुझे अब अपने पैसे चाहिए। आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। किशोर जी, अभी तो नहीं है मेरे पास पैसे। हम एक काम करते हैं, आपका खाने का खर्चा, दवाई का खर्चा जो भी होगा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है वकील साहब, आप इतना कह रहे हो तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे तब तक आप मेरे खाने का और दवाई का खर्चा उठाएंगे। ऐसे ही और दिन गुजर जाते हैं। अब किशोर की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। कभी रेस्टोरेंट से कुछ मंगवाना, कभी बाहर से कुछ मंगवाना। इस तरीके से उसके डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। देखो किशोर जी, अब तो आपकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। हम आपकी डिमांड पूरा नहीं कर पाएंगे। कृपया करके आप इतनी ज्यादा डिमांड हमारे ऊपर मत रखिए, क्योंकि हम आपके डिमांड पूरी नहीं कर सकते। क्यों वकील साहब, आपको मेरी डिमांड तो पूरी करनी ही होगी, क्योंकि आपके पास मेरे 30 लाख रुपए हैं। इसलिए आपको मेरी डिमांड तो पूरी करनी ही होगी। अगर आप डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो मेरे 30 लाख रुपए मुझे दे दीजिए। मैं अपनी डिमांड खुद पूरी कर लूंगा। ऐसा करते करते इनमें कहाँ सुनी हो जाती है और बात आगे बढ़ जाती है। फिर अंकित उपाध्याय सोचता है, अरे यह तो लगातार पैसे मांगता ही जा रहा है। क्या करूं? हाँ, मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना ही होगा, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं जुए में और स्टॉक मार्केट में पैसे लग चुका हूँ। अब मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, इस किशोर को ना अपने फ्लैट पर बुला लेता हूँ और वहीं पर इसका काम तमाम कर दूंगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। थोड़े दिन बाद अंकित किशोर को अपने फ्लैट पर बुला लेता है, जो कि रायपुर में होता है। वहाँ पर बुलाने के बाद किशोर का खाना पीना नाश्ता करवाता है और पोहा खिलावाता है। पोहा खिलावाने के बाद किशोर को नींद आ जाती है। जैसे ही किशोर सोता है तभी अंकित और शिवानी चौकस हो जाते हैं। शिवानी तो किशोर के पैर पकड़ती है और अंकित उसका गला दबा देता है। तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक उसका गला दबाने के बाद किशोर की मौत हो जाती है। देखो अंकित, हमने इसे गला घोट कर मारने की कोशिश तो की है। अगर ये बच गया ना तो ये पुलिस के पास जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, चाकू से इसका गला काटकर अलग ही कर देते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो शिवानी, हम ऐसा ही करते हैं। तो फिर जाकर चाकू लेकर आओ, हम इसे अभी परलोक पहुंचा देते हैं। शिवानी चाकू लेकर आती है और अंकित उसका गला सर से अलग कर देता है और किशन का शरीर और गला एक जगह रख देते हैं। किशोर के शरीर में से बहुत सारा खून निकल जाता है और वहाँ पर फैल जाता है। अंकित, अब हम क्या करें? इसका तो बहुत खून बह गया है। कहीं बाहर वालों को पता चल गया ना तो हमें फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता। तो हम अब क्या करें? देखो शिवानी, थोड़े दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी जहां पर मुस्कान ने अपने पति को ड्राम में सीमेंट से पैक कर दिया था। तो हम भी वैसा ही करेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा, हम इसे सूटकेस में सीमेंट से पैक करेंगे, क्योंकि हमारे पास ड्राम तो है ही नहीं। हमारे पास तो सिर्फ एक सूटकेस है, उसी में हम इसे पैक कर देंगे। चलो फिर देर किस बात की, हम अभी इसे सूटकेस में पैक कर देते हैं। फिर वे दोनों किशोर के शरीर के कई टुकड़े करके सूटकेस में पैक कर देते हैं और ऊपर से उसके ऊपर सीमेंट का घोल बनाकर उसमें डाल देते हैं
और एक जगह छुपा कर रख देते हैं। थोड़े दिन बाद उस सूटकेस में से थोड़ी थोड़ी दुर्गंध आने लगती है, क्योंकि जो शरीर था ना, उसमें पैक वह फूलने लगता है और सीमेंट में थोड़ी थोड़ी दरार आने लगती है। इस वजह से थोड़ी दुर्गंध बाहर रिसने लगी। तभी शिवानी और अंकित सोचते हैं, शिवानी, यह दुर्गंध कैसी आ रही है? लगता है कोई चूहा मर गया है। अरे नहीं नहीं, चूहा तो हमारे घर में है ही नहीं, तो चूहा मरने की दुर्गंध कहाँ से आएगी? ये तो मुझे लगता है कहीं उस लाश में से तो दुर्गंध नहीं आ रही है जो हमने थोड़े दिन पहले सूटकेस में पाक की थी। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। चलो चल कर देखते हैं उस सूटकेस को। जैसे ही वे दोनों सूटकेस के पास जाते हैं और थोड़ा खोलकर देखते हैं, तभी उसमें से थोड़ी थोड़ी दुर्गंध आने लगती है। वह दोनों समझ जाते हैं क्या कि वह दुर्गंध इसी सूटकेस में से आ रही थी। अंकित, अब हम क्या करें? इस सूटकेस में से तो दुर्गंध आ रही है। शिवानी, मुझे जरा सोने दो। हम इसे ऐसे तो बाहर नहीं ले जा सकते। हम एक काम करते हैं, बाहर से कोई बड़ा सा संदूक खरीद कर ले आते हैं और उसमें पैक करके इसे बाहर ले जाएंगे। ना हम पर किसी को शक होगा। जो कोई हमसे पूछेगा कि संदूक में क्या है, तो हम उसे और कुछ बहाना बना देंगे। तो चलो चलते हैं हम बाहर से संदूक खरीदने। फिर वे दोनों उस सूटकेस को पैक करके बाहर संदूक खरीदने चले जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद तभी उन्हें एक संदूक की दुकान दिखती है और वे दोनों उस संदूक की दुकान पर पहुंच जाते हैं। देखो भैया, हमें एक संदूक खरीदना है, कृपया करके हमें संदूक दिखाइए। हाँ जी मैडम जी, आपको कैसा संदूक चाहिए? आपको उस संदूक में कैसा सामान रखना है? दोनों ऐसे ही मजाक मजाक में कह देते हैं। देखो भैया, हमें उसे संदूक में लाश रखती है। लाश का नाम सुनते ही दुकान वाला चौंक जाता है और उनसे बोलता है, आप दोनों कैसा मजाक कर रहे हो मुझसे? भला संदूक में भी कोई लाश रखता है? संदूक में तो सामान रखा जाता है। कृपया करके मुझे बताइए, आपको कैसा संदूक लेना है? भैया, पहले हमें संदूक तो दिखाइए, तभी तो हम संदूक लेने का फैसला करेंगे। फिर वो दुकानदार उन दोनों को संदूक दिखाता है और उन्हें एक संदूक पसंद आ जाता है। भैया, यह वाला संदूक हमें चाहिए। कृपया करके इस संदूक के दाम बताइए। ठीक है, तो मैं इस संदूक के आपसे 1000 रुपए लूंगा। भैया, इस संदूक के 1000 रुपए आप ज्यादा नहीं मान रहे हैं? कृपया करके आप इस संदूक के पैसे थोड़ा कम कीजिए। तो फिर ठीक है, आप मुझे 200 रुपए कम दे दीजिए। ठीक है भैया, हम आपको 800 रुपये ऑनलाइन कर देते हैं। फिर वह दोनों उस संदूक को खरीद लेते हैं और संदूक वाला उस संदूक पर अपना नाम डाल देता है और वे दोनों संदूक को लेकर अपने घर चले जाते हैं। घर आकर उस संदूक में सूटकेस को बंद कर देते हैं। सूटकेस को जैसे ही ये संदूक में डाल रहे थे, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और इन्हें ऐसा करता देख इन्हें पकड़ लेती है। पकड़कर इन्हें पुलिस थाने ले जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं ऐसे ही दर्दनाक और कहानी लेकर।